अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने आज फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया एक बार फिर 9 मई के हवाले से जो मुजरिमान हैं उनको इंसाफ के कटहरे में आना लाजिम हो चुका है। इसके अलावा डिजिटल दहशत गर्दी के हवाले से भी क्लियर कर दिया आर्मी चीफ ने कि किसी किस्म की कोई मुआफ़ी का ऐलान नहीं है। मुजम्मिल साहब, इंतहाई सख्त अल्फाज में एक बार फिर से 9 मई के मुजरिम कटहरे में लाने की बात की आर्मी चीफ ने। क्या होने वाला है? मेरा ख्याल है 9 मई की बात तो 9 मई के बाद से तसलसल से कर रहे हैं। 1 साल हो गया अब तो, मतलब हाँ, और वो तसलसल से कर रहे हैं। और सजा कोई नहीं। देखिए, सजा फौज ने तो नहीं देनी, सजा तो अदालतों ने देनी है। और मेरे ख्याल में फौज का अदालतों से गिला है कि वो 9 मई के मुलजमान को सजाएं नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में आज भी जो फॉर्मेशन कमांडर्स का एलामिया है वो पाकिस्तान की अदलिया से यही गिला है कि आप 9 मई के मुलजमान को सजा नहीं दे रहे। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज है। मतलब अगर जब वो कह रहे हैं कि कटहरे में लाया जाए, उनको सजा दी जाए, उनकी सहूलतकारी न की जाए, तो आप कह सकते हैं कि वो निज़ाम अदल से गिला कर रहे हैं कि उनके साथ जो 9 मई को ज्यादती हुई, सानिया हुआ, उनके GHQ और अदलिया इस हवाले से डिफरेंट पेज पे GHQ पे हमला हुआ, कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, शोहदा की यादगारों पे हमला हुआ, इसे की तो फौज का मौक़िफ़ है कि अदलिया ने उन मुकदमात को मुलजमान को सजाएं नहीं दी हैं और मुलजमान को जो कर सजाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। वो एक गिला उनका। और मेरे ख्याल में 9 मई के बाद जो भी फॉर्मेशन कमांडर का इजलास हुआ है उसमें ये गिला या 9 मई के हवाले से ये बात हमें नज़र आई है कि फ़ौज ये गिला करती नज़र आती है। अब अदलिया वो गिला कितना सुनती है, कितना नहीं सुनती है। 9 मई के मुलजमान के ट्रायल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या मुकदमात में डिले है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। आज जो नई बात है वो डिजिटल टेररिज्म की है। मेरे ख्याल में 9 मई तो यही सुनना बाकी रह गया था। हाँ, अब नई बात है वो है डिजिटल टेररिज्म। मतलब हमने इससे पहले एक दहशतगर्दी देखी जिसके ऊपर नेशनल एक्शन प्लान बना और वो दहशतगर्दी थी जो दहशतगर्द करते हैं, खुदकुश हमले, बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेट किलिंग। फिर हमने सुनी माशी दहशतगर्दी कि जी माशी दहशतगर्दी हो रही है, उसमें भी आपने कहा इकोनॉमिक टेररिज्म है, पाकिस्तान पर पाबंदियां लग रही हैं, वेटअप है, ये है वो है। अब बात हो रही है डिजिटल दहशतगर्दी। हाँ जी। देखिए, अगर हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटना फौज की डोमेन है तो फिर डिजिटल दहशतगर्दी से निपटना भी फौज की डोमेन है। बट दिस इज अनस्टॉपेबल, डोंट फॉरगेट। मुजम्मिल साहब, बड़ा मुश्किल है सोशल मीडिया को कंट्रोल करना। उस टेररिज्म के बारे में भी ये मौक़िफ़ है कि अनस्टॉपेबल है। माशी दहशतगर्दी के बारे में भी अनस्टॉपेबल है। दहशतगर्दी के नतीजे मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ कि अगर तो टेररिज्म से निपटना फौज का डोमेन है तो फिर क्या डिजिटल टेररिज्म से निपटना फौज का डोमेन नहीं है? किस मामले में? मेरे बात मुश्किल है, लेकिन सवाल है। तो इसका मतलब है कि अगर फौज ने आज जो डिजिटल मीडिया का ऑनस्लॉट है उसको एज टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया है कि ये पाबंदियां लगने लगी और हुकूमत तो तैयारी में। और अगर ये दहशतगर्दी है तो फिर दहशतगर्दी के खिलाफ तो फौज ऑपरेशन करती है। ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ तो छुपे लफ्जों में, लेकिन बड़ी खबर दे रहे हैं। फिर दहशतगर्दों के खिलाफ तो फौज ऑपरेशन करती है। रियासत ने कुछ कर लिया डिसाइड। फिर इससे क्या मैसेज मिल रहा है कि ये जो डिजिटल टेररिज्म है इसके खिलाफ भी वैसे ही क्रैकडाउन होगा जैसे दूसरे दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन हो, या सोशल मीडिया या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जैसे बाकी टेररिस्टों के खिलाफ होते हैं। क्या डिजिटल टेररिस्टों के खिलाफ भी वैसे ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन? आप ही की खबर थी मुजम्मिल साहब, सोशल मीडिया का मजीद। हाँ, डिजिटल फायरवॉल की बहुत लोग बात कर रहे हैं और अगर इससे तो आज ये लग रहा है कि डिजिटल फायरवॉल आने वाली है। एक्स ऑलरेडी बंद है, मतलब फिर जरूरत ही नहीं रहेगी ना बंद करने की, फिर तो इख्तियार आ जाए। लोगों का रोजगार जुड़ा है, हम भूल नहीं सकते। देखें, रोजगार भी जुड़ा है और जो पर आ जाएंगे बाकी भी नहीं, और जो वो कहते हैं मुल्क की सालमियत जुड़ी है। अब आप ये देख लें कि एक तरफ इनफरादी रोजगार है, एक तरफ मुल्क की सालमियत है। आप देखें, वो कहते हैं कि ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा है ये अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश है। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर तो ये फौज इस नतीजे पर पहुंच गई है कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है इसके नतीजे में उसके और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हो रही है और वो इस कोशिश को नाकाम बनाना चाहती है, तो फिर उसके रास्ते क्या हों?
लेकिन मुज़म्मिल साहब हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि अब बात वही बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे कौन कौन है। ये तो हम काफी सियासी जमातों की पॉलिटिकल पार्टीज के नारे भी लगा चुके हैं। जनरेशन वॉर शुरू उधर से की गई तो लग रहा है। अच्छा नहीं, एक स्टेज अच्छी बात का पेश ख़ामा तो नहीं है। नहीं, 5th जनरेशन वॉर सोशल मीडिया पे कौन है? हमारी यूथ। तो किससे रियासत लड़ाई लेने जा रही है? यूथ से? नहीं, सोशल मीडिया पे उन्होंने ये नहीं कहा यूथ है, उन्होंने कहा है कि प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्टपनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के जरिए की जाती है। अच्छा, अब ये गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की वो बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की यूथ की बात नहीं कर। तरीके इंसाफ की हो रही है बात, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की हो रही है। आप तरीके हुकूमत भी कह चुकी है कि उनको गैर मुल्की लोग ही फंड करते हैं। नहीं, दूसरे ममालिक हैं जो उनके सोशल मीडिया को चलाते हैं। देखें, उनका ये जो आज की फॉर्मेशन कमांडर्स है वो ये कह रही है कि इनको गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों की पुष्टपनाही हासिल है। ऐसा है? मैं ये समझता हूँ कि ये बात की जा रही है उन सोशल मीडिया हैंडल्स की जो मुल्क के बाहर से चल रहे हैं, जो मुल्क के कानून के ताबे नहीं हैं, उनके आगे रियासत बेबस है, ना उनके ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून लागू होता है, ना वो पाकिस्तान के किसी कानून के ताबे हैं, और वो वहाँ से बैठकर यहाँ पर पाकिस्तान या पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और रियासत उनका कोई कानून उनके ऊपर लागू नहीं, क्योंकि रियासत के पास सबूत मौजूद नहीं है। नहीं, कानून जब वो बैठे ही लंदन में के पास कोई सबूत नहीं है। लंदन में कौन सा सबूत? लंदन में कानून कहाँ लागू कर लें पाकिस्तान का? वाशिंगटन में कहाँ लागू कर लें? आप कोई बैठा है, कोई स्विट्जरलैंड बैठा है। आप मेरी बात समझे ना। मेरे ख्याल में उन सोशल मीडिया हैंडल्स की आज बात की गई है जो पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। कैटेगोरिकली आज जो बात की गई है वो, और जो डिजिटल दहशतगर्दी, मैं समझता हूँ हमारे दोस्तों को ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। जो पाकिस्तान में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कवानीन के पाबंद हैं। अच्छा, पाकिस्तान के कवानीन, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान से वफादारी के पाबंद हैं। सवाल उनका हो रहा है जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून के पाबंद नहीं हैं, और पाकिस्तान या फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए? हमारे चीफ जस्टिस साहब भी तंग है वैसे सोशल मीडिया से। प्रोपेगेंडा मीडिया तो कहा है उन्होंने, रियासत अलग तंग है, हुकूमत अलग तंग है, हत्या की इज़्ज़त के कानून भी हमारे सामने अब आ चुके हैं। लेकिन आपको नहीं लगता ये इम्पैक्ट कोई अच्छा नहीं छोड़ रही चीज़ें? नहीं, आपके ख्याल में जिस तरह के पोस्टर्स, क्योंकि तमाम बड़े इदारे एक पेज पर हैं नहीं, सोशल मीडिया को लेके, मैं समझता हूँ कि क्या जो चीफ जस्टिस के खिलाफ पोस्टर्स ट्वीट किए गए पीटीआई के ट्विटर हैंडल से, होने नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए ना, तो वो उस पर क्या करें? वो तालियां बजाने लग जाते। डिस्प्लेयर भी कन्वे ना करें। आपको उनके डिस्प्ले, उन्होंने कोई कंटेम्प्ट का नोटिस तो नहीं दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 जजेस ने तो अपने खिलाफ कैंपेन चलने पर कंटेम्प्ट के नोटिस जर्नलिस्टों को दिए हैं। हाँ जी, दिए हैं ना। 3 जर्नलिस्ट हमारे प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। प्रॉक्सीज नहीं, वो तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो तो प्रॉक्सीज नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, प्रॉक्सीज वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो बेनामी हैं, मसलन जिनका अजीबो गरीब नाम होता है, जो अपने असल नाम से नहीं है। आप बताएं, फ्लाइंग बर्ड है, कॉन्कर नाउ, जो अजीबो गरीब नामों से आपको डिजिटल फैन क्लब्स बहुत सारे हैं। फैन क्लब, मेरे ख्याल में जो प्रॉक्सीज की बात हो रही है, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं। ऐसा क्यों मुज़म्मिल साहब? कहाँ से ले आते हैं वो इतने फॉलोअर्स? अट्रैक्ट तो होते हैं लोग इस तरफ, फेक प्रोपेगेंडे पे लोग अट्रैक्शन तो है। मतलब आधे से ज्यादा पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है ना, फिर किस-किस को कटहरे में लेकर आएंगे? पाकिस्तान नहीं इन्वॉल्व। सर मसला था तो एक्स बंद है ना, एक्स की बंदिश बहुत से सवालात उठा रही है। एक्स चल भी तो रहा है, मेरे पास तो चल रहा है, वीपीएन के थ्रू चल रहा है, वीपीएन के थ्रू चल रहा है। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी एक्स उसी को नहीं, सारे यूज करते हैं, एक्स को यूज करते रहे, सारे यूज करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक आज अफगानिस्तान के हवाले से भी फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास में बहुत अहम बात है। क्या कि अफगानिस्तान से जो उनका आज कैटेगोरिकली अफगानिस्तान का नाम लेके कहा गया है कि वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है और वहाँ जो सहूलतकारी की जा रही है, जो कि एक्सपेक्टेड था। हम जाहिर है अफगानियों को तो अब जगह पहले नहीं दे सकते। आपको पता है जो चाइनीज पे हुआ उसके ऊपर जो इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी अफगानिस्तान के सेफ हेवन्स का जिक्र था। तो आज भी उस अफगानिस्तान के सेफ हेवन्स का और उसका फॉर्मेशन सिर्फ
डिजिटल पे नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ और टॉपिक्स भी उसमें डिस्कस हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे नजदीक सबसे अहम टॉपिक डिजिटल है। जमाना ही वो है मुजम्मिल साहब, उससे जमाना डिजिटल का है ना, जमाना डिजिटल। तो और अगर डिजिटल टेररिज्म से कैसे निपटा जाए? मेरे ख्याल में लॉज होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शुतर बेमुहार डिजिटल सोशल मीडिया पाकिस्तान। मुजम्मिल साहब, आप सहाफ़ी हैं और आप सहाफ़ी होते हुए ये बात कर सकते हैं कि जी कुछ लॉज होने चाहिए, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस होनी चाहिए। सोर्सेज तो आप हम क्लेम नहीं कर सकते ना जो सहाफ़ी होते हैं। क्या कितनी बाउंड्रीज, कितने लिमिटेशंस? सहाफ़ियों को कानून का पाबंद नहीं होना चाहिए, लेकिन कितना? ख्याल में आप ये कह रही हैं कि हमारे पहले जो कवानीन हैं क्या वो नाकाफी थे कि जो हमें मजीद हद के इज्जत के कवानीन सामने रखने पड़े? नाकाफी तो नजर आ रही, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो उसकी कसूरवार कौन है? अदलिया है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में डेफेमेशन केसेस डिसाइड नहीं हुए और तो इसके लोगों ने तो केस किए, मतलब मैं कहता हूँ नजम सेठी साहब ने केस किया 35 पंक्चर का, डिसाइड हुआ। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पे 10 अरब रुपए, जब उन्होंने कहा जी मुझे, इमरान खान ने कहा कि मुझे रिश्वत ऑफर की है, तो उन्होंने डेफेमेशन का केस किया। क्या जुडिशरी ने डिसाइड किया? ख्वाजा आसिफ और इमरान खान के दरमियान है डेफेमेशन का केस है, क्या वो डिसाइड हो गया? बहुत सारे सीनियर, मैं आप जर्नलिस्टों को छोड़ दें, जब एक पॉलिटिशियन ने दूसरे पॉलिटिशियन पे इल्ज़ाम लगाया तो एक पॉलिटिशियन अदालत में गया कि मेरी इज्जत ख़राब हुई है। क्या हमारी अदलिया ने उस डेफेमेशन को डिसाइड किया? हमारी अदलिया ने तो खैर बहुत कुछ जो करना चाहिए था वो नहीं किया। तो जब आजकल गलतियां तस्लीम करने का दौर चल पड़ा है। मुजम्मिल साहब के चेयरमैन ने कर ली है, इसी तरह हो सकता है कि अदलिया भी बहुत सी चीज़ें सामने रख रही है। हो सकता है कि अब हवाएं कहीं और से चल पड़े और फिर मजीद खुलकर चीजें सामने आ जाएं। आपको नहीं लगता कि ये स्टेप बैक करना पड़ेगा रियासत को पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी के स्टैंड से? मुझे लगता है कि हम एक डिजिटल फायरवॉल की तरफ, आज के जो है एक डिजिटल फायरवॉल आ रही है। हम अफोर्ड कर सकते हैं? अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे लगता है वो आ रही है। आगे बहुत तरक्की की मंजिलों पे तो गामजन है हमारा मुल्क। मुझे लगता है एक डिजिटल फायरवॉल आ रही है जिसमें रियासत के पास ये डिजिटल को बंद करने का, चलाने का, किसी का प्लेटफॉर्म बंद करने का, ऐसा सहाफ़ी खुश नहीं है इससे। मेरे ख्याल में सहाफ़ी खुश नहीं है तो आम आदमी खुश नहीं है। आम आदमी खुश नहीं है तो आवाम के मुफाद में जो फैसले किए जाते हैं, अगर अच्छा नहीं, आपको नहीं लगता कि लाइक्स और पेज पर ना लाया जाए? आपको नहीं लगता लाइक्स और व्यूज की दौड़ में गलत हो रहा है? की दौड़ में हम रोज न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, उनके थंबनेल्स देखें सोशल मीडिया पे उठा के जाके, नहीं पता चलेगा क्या कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, क्या हमारे जो दोस्त सहाफ़ी हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ बात करते हैं और अपने वीलॉग्स में कुछ बात करते हैं? चंद एक है ना ऐसे। तो जब आप उनका टीवी शो देखते हैं तो वो बड़े हदूदों का युद्ध में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि तनख्वाहें अच्छा, और जब आप को जवाब देना मैनेजमेंट, ये वीलॉग्स भी तो आप मैनेजमेंट ने आगे जवाब दिया। जब वीलॉग्स आपने सुने हैं ना कि आर्मी चीफ अडियाला पहुंच गए, अडियाला जेल के दरवाजे जल्दी खुलने वाले हैं, खुल गए। फिर आपने ऐसा भी सुना है कि मेरा मतलब है कि रात को अहम सोशल मीडिया पे लोग शायद फिक्शंस में रहना पसंद करते हैं, शायद इमेजिनेशंस में रहना, इसलिए लोग इस तरह के थंबनेल से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये थंबनेल ने भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया है। आप ये ना कहें कि ये रोजगार है, आप कहें इससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। ये जो थंबनेल ऐसा निकालना है, थंबनेल के बाद में सुनो पूरा तो उसमें उस थंबनेल का जिक्र भी नहीं होता। मेरा मतलब ऐसा थंबनेल निकालेंगे जिसका जिक्र भी नहीं होता। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के बाहर से ट्विटर हैंडल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं उनको बंद करने की तरफ रियासत जा रही है कि वो पाकिस्तान में ना देखे जा सकें। अब वो कैसे होगा ये इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज का जो फॉर्मेशन कमांडर्स का प्रेस रिलीज है जिसमें बाहर की प्रॉक्सीज और ये सब जिक्र है, मुझे ये लगता है कि जो यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया हैंडल्स पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं और उनके ऊपर रियासत का कोई कानून भी लागू नहीं है, रियासत मुजम्मिल साहब आपको याद है भी कल की ही स्टेटमेंट है मलिक रियाज साहब की, एक डिजिटल चैनल लॉन्च कर रहे हैं वो जिसमें बड़े बड़े इंकशाफात करने की तरफ इशारे हैं उनके, और आज मुझे एक बात बताएं, नहीं डिजिटल टेररिज्म इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन उससे रियासत को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर उन्होंने किसी को पैसे दिए हैं
वो ये उसका और उनका मामला है, रियासत का उससे क्या ताल्लुक है। वो कहते हैं ना वादा माफ गवाह, मैं नहीं बनूंगा, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ये क्या हो गया वैसे, इतना नहीं बेशक ना बने, लेकिन मेरा मतलब है कि बात कितने हामी नहीं, हम आज कर रहे हैं फॉर्मेशन कमांडर्स पर बात। हम मलक रियाज का तो शो नहीं कर रहे हैं आपको, अगर आपको पसंद है तो वो किसी और दिन कर लेंगे। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूं कि कोई हीरो समझती है तो मैं नहीं समझता, क्यों अपनी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी कर रही हूं। उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी फिर कोई मुस्तकबिल नहीं। आज के फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास खुलने से पहले ही उनके इरादे वो चलने से पहले ही मुझे लगता है वो भी डिजिटल फायरवॉल का शिकार हो गया। मुझे लगता है कि जिस तरह आज फौज जो है वो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऐसे ही देख रही है जैसे टीटीपी को देख रही है, जैसे बीएलए को देख रही। ठीक है ना, मैं आपको बहुत बड़ी आपने बात कर दी। अगर ये डिजिटल दहशतगर्दी है तो फिर वो उनको दहशतगर्दों की तरह देख रही है, फिर वो वैसे ही देख रही है जैसे वो नूर टीटीपी के कमांडर को देखती है। फिर इसमें सिर्फ एक खास सियासी जमात और उससे जुड़े लोग नहीं, और भी लोग हैं, मतलब वो सिर्फ उस नहीं, ऐसे तमाम लोग जो जिनके बाद जो ये कहा जा सकता है जो फौज के खिलाफ एक रायनामा बना रहे हैं, फौज उनको ऐसे ही देखती है जैसे वो टीटीपी के दहशतगर्दों को देखती है, जैसे वो बलोच दहशतगर्दों को देखती है, जैसे वो रॉ के एजेंट्स को देखती है, वैसे ही इन डिजिटल दहशतगर्दों को देखती है। मेरी नज़र में आज से तो ये कैटेगराइज हो गया। चलिए देखते हैं कि ये थ्रेट है या एक अलार्म है। नहीं, मेरे ख्याल में थ्रेट नहीं है, मतलब फौज तड़ियाँ तो नहीं लगाती। आपके ख्याल में कह रहे हैं ना कि अदालत की को एक ढके चुके मेरे ख्याल में कुछ, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ख्याल में कुछ एग्जेक्टिव स्टेप्स आने लगे हैं, इनकमिंग हैं डिजिटल्स के हवाले से। और अब क्या पाकिस्तान की जुडिशरी उनका रास्ता रोकेगी या नहीं रोकेगी ये देखने की बात है। पर मुझे ऐसे लगता है पार्लियामेंट भी इस नतीजे पर है जब हुकूमत चाहिए। हाँ, तो पंजाब में तो पीपल्स पार्टी फिलहाल रास्ते की रुकावट है। मेरे ख्याल में वो भी ऑन बोर्ड। पीपल्स पार्टी रुकावट का फेक मतलब न्यूज़ है के हक में तो नहीं होगी ना पीपल्स पार्टी। जब ये नहीं, जब बात कि अभी हम सहाफियों के साथ हैं, अब ये पता नहीं उनकी स्टेटमेंट सहाफियों को खुश करने के लिए या ये फॉर्मेशन, जब बात होगी ना फौज की तो फिर पीपल्स पार्टी फौज के साथ। आप बात समझ लें, मेरी बात सुनिए। 8 फरवरी के बाद मिल मिला के हुकूमत बना सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं, तो कुछ भी करा सकते हैं। अब ये मुस्लिम लीग नून का मुकदमा तो नहीं है, ये फॉर्मेशन कमांडर्स का प्रेस रिलीज, ये मुस्लिम लीग नून का एलामिया तो नहीं है जिसको आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी कर देगी, या ये तो फौज का एलामिया है, रियासत का एलामिया है ना। तो फिर मेरा मतलब है कि इतना मैं नहीं समझता कि फौज इस एलामिया को मुस्तरद कर देगी। आपको ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी इस एलामिया को मुस्तरद कर देगी? नहीं, हो सकता है कि बात नहीं, जब वो कहेंगे, जब क्योंकि 9 मई एक साल से तो हम देख रहे हैं 9 मई पे पीपल्स पार्टी का मौकफ वही है जो फौज का है। बेशक ऐसे ही एक ही मौकफ है। मैं समझता हूँ डिजिटल दहशतगर्दी पे भी वही मौकफ होगा जो फौज का है। लेकिन ज़बानी जमा खर्च हुआ कुछ नहीं, ज़मीर साहब डोंट फॉरगेट, हुआ कुछ नहीं। क्या आपके ख्याल में सिंध में पीटीआई पे क्रैकडाउन नहीं हुआ? पंजाब में नहीं हुआ? नहीं, फिर आप पीपल्स पार्टी की बात कर रही हैं ना मेरे साथ कि जी पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करती। तो आप ये बताएं, मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बताएं कि जो पंजाब में जितना पंजाब में हुआ है उतना ही सिंध में हुआ है, कराची में उतना ही हुआ है। तो फिर फर्क तो नहीं है, फिर रियासत की एक ही पॉलिसी है। आपके पीपल्स पार्टी और नून लीग या एक ही पॉलिसी है, दोनों तरफ मुझे फर्क नहीं नजर आता टुवर्ड्स पीटीआई। आप लिप सर्विसिंग की हद तक कह सकते हैं, पर मुझे लगता है जहाँ रियासत का मामला है वहाँ एक ही पॉलिसी है, एक ही पॉलिसी और इस पॉलिसी से कोई राइट और लेफ्ट हो नहीं सकता। नहीं, मेरे ख्याल में आज के जो प्रेस रिलीज है ना वो बहुत खतरे की घंटी बजा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई, मुझे तो जैसे दहशतगर्दियों के खिलाफ क्रैकडाउन होता है, आप अपने दोस्तों को समझा लें। आपके काफी दोस्त हैं इस तरह के व्लॉग, मेरे तो मतलब है कि सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, उन्हें समझा लें। सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव यूज करते हैं, कुछ नेगेटिव यूज करते हैं। इदारों के घर वाले भी यूज करते हैं। उन्होंने पॉजिटिव यूज करने वालों को नहीं कहा, उन्होंने कहा जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो मेरा मतलब है कि डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, देखो पॉजिटिव यूज करने वालों को वो तो दोस्त भी फिर आपको पता है ना, अहबाब भी फिर उसके दोस्त अहबाब भी फिर आड़े आ जाते हैं ना, फिर वो भी कटहरे में आएंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर काम क्रैकडाउन होगा,
क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मुझे वीलॉगर या वो ऐसा डिजिटल नहीं लगता जो फौज के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन फायर बाहर आ जाएंगी, मतलब तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा मुझे पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं नजर आता जो मेरा मतलब है कि जो फौज के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा हो। ये लोग बाहर बैठे हैं, ये लोग पाकिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान के कानून के पाबंद। ठीक है, ब्रेक ले लेती हूँ मैं, मुज़म्मिल साहब से वापस आएंगे और हम जिक्र करेंगे इमरान खान ने जो एक और इंटरव्यू दिया है उसमें क्या क्या इंकशाफ उन्होंने किया इस पर बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात इमरान खान और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान जो आज मुकालमा हुआ है नैब तरामीम केस के हवाले से, उस पर बात करनी है। मुज़म्मिल साहब, काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब, क्लियर कर दिया उन्होंने कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। चार एक के फैसले से अगर तो देखें, इस आज केस को लाइव नहीं दिखाया गया तो उसका मकसद भी यही है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। नहीं, देखें लाइव पे तो आज देखें बड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई ना काजी फाइज ईसा ने। कोई पिक्चर भी वायरल नहीं हुई नहीं, आज पिक्चर नहीं, आज देखें लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त थी केपीकी की गवर्नमेंट की और पीटीआई की ना जी। तो उस पर 4-1 से 4-1 से फैसला हुआ। सिर्फ अतर मनीला चाहते थे कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए जी, और बाकी 4 जज चाहते थे 5 में से 4 के लाइव स्ट्रीमिंग ना की जाए। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी जो बेंच की मेजॉरिटी थी वो लाइव स्ट्रीमिंग के हक में नहीं थी। ये अकेले काजी फाइज ईसा का फैसला तो नहीं है। आप कह सकते हैं अतर मनीला अकेले थे, बाकी तरफ तो 4 जज इकट्ठे थे कि ये जो अदली अदालत है इसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी का ये ख्याल था कि बानी पीटीआई की तकरीर आज लाइव स्ट्रीम हो जाए और पूरे मीडिया पे नशर हो जाए, तो मेरे ख्याल में 4 जजेस की आज ये राय थी कि हम कोर्ट रूम नंबर 1 को या अदालत को किसी पॉलिटिकल जलसे के तौर पे या पॉलिटिकल ऑडियंस के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन मुज़म्मिल साहब, चीज़ें तो रिपोर्ट हो रही हैं, जजेस के जो रिमार्क्स थे। नहीं, रिपोर्ट होना और बात है, लाइव स्ट्रीम चीज़ें सामने आई हैं। रिपोर्ट होना और बात है, लाइव स्ट्रीम होना और बात है। आप मेरी बात एम्बिग्विटी नहीं रह जाती अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है। देखें 4-1 से उन्होंने एक तो देखें जी वो सुप्रीम कोर्ट के ने 4-1 से मुस्तरद की। इसका मतलब है कि जितना भी ये शोर मचाया जा रहा था कि सिर्फ काई साहब खिलाफ हैं, बाकी सब हक में है लाइव स्ट्रीम, वो क्लियर हो गया, वो तय हो गया कि काई साहब की अकेली बात नहीं है। बेंच के 4 जज इस बात के खिलाफ थे। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इसी बेंच ने इसी केस की पहली समाअत लाइव की थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसको पॉलिटिकल ऑडियंस नहीं बनाना चाहते। वो तब इसीलिए लाइव थी क्योंकि उसमें इमरान खान अपेयर नहीं हुए थे। मेरे ख्याल में इसका पॉलिटिकल एंगल नहीं था, जुडिशल एंगल। मैं समझता हूँ कि अदालत को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान की जुडिशरी को ने आज सेंसिबल बात की है कि हम अदालत को कुछ सियासी जलसे के तौर पे आपको अपनी पॉलिटिकल ऑडियंस से खिताब करने का मौका नहीं देंगे। कौम से खिताब नहीं होने दिया, नहीं होना चाहिए। आपने देखिए ना आज भी जो बानी क्या पड़ा है, फर्क क्या पड़ा? बहुत फर्क। क्या? पहले एक तो ये बात जो एक कोशिश की जा रही थी, जो कहना चाह रहे थे खान साहब, क्या नहीं कह पाए आज की समाअत में? नहीं, उन्होंने कहा है धांधली हुई, हमारा मैंडेट चोरी हुआ। जो कहना था आप मेरी बात समझें, ये भी पॉलिटिकल बात की ना उन्होंने। ये केस कौन सा था? नैब तरामीम का बात कर रहे थे, इंतखाबात। उन्हें ये नहीं पता कि अदालत सिर्फ उस केस के दलाइल सुनती है जो केस उसके सामने हो। मैं यही कह रहा हूँ कि आप अदालत के प्लेटफॉर्म को अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जुडिशरी का काम है इसको रोकना कि वो किसी एक फरीक का। आप मेरी बात सुनिए, क्या बानी पीटीआई को नहीं करके लिंक कर देते हैं? नहीं, क्या बानी पीटीआई को नहीं पता था आज धांधली का केस नहीं लगा हुआ? ऑब्वियसली। क्या उनको नहीं पता था आज दूसरे केस नहीं लगे हुए? उन्होंने नैब तरामीम पे तो कोई बात ही नहीं की है। लेकिन उन्हें ये पता था कि वो जो कहेंगे वो रिपोर्ट जरूर होगा, इसीलिए उन्होंने इसलिए बॉल थ्रो वो अपनी पॉलिटिकल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, वो कोर्ट को एड्रेस नहीं कर रहे थे। अच्छा, आप ये बात समझें, अगर वो कोर्ट को एड्रेस कर रहे होते तो वो यकीनन ये बात करते कि मेरा मतलब है कि नैब तरामीम के हवाले से कोई बात करते कि इन तरामीम से ये फ़ायदा हुआ है, ये नुकसान हुआ है, मैं इस पर ये बात करना चाहता हूँ, कोर्ट को असिस्ट करते। वो उस पर कोई बात, बल्कि उस पर तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई मवाद ही नहीं है, मेरी कोई तैयारी ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। भाई जब आपकी कोई तैयारी नहीं है तो आप क्यों अपने दलाइल खुद देना चाहते हैं? आप वकील को कहीं दलाइल देते हैं? मेरा मतलब है आप तो सिर्फ कोर्ट के प्लेटफॉर्म को नेक्स्ट केसेस में भी कह रहे हैं मैं खुद अपेयर होना चाहता हूं। नहीं,
सफाई का सिर्फ उन मौका केसेस में जहां उनको ये पता है कि मुझे ऑडियंस मिलेगी। जिन केसेस में उनको ऑडियंस नहीं मिलेगी, मसलन वो कह रहे हैं कि आप, बड़ी सिंपल बात, उन्होंने कहा जी मुझे वकीलों से नहीं मिलना दिया जाता। और सबसे बड़ा डाका डाला नहीं 8 फरवरी के दिन। एक मिनट, अब तक उनकी पिछले 7 माह में 50 दफा अपने वकला से मुलाकात हो चुकी है। पिछले 7 माह में 28 सितंबर को वो गिरफ्तार हुए थे, जिसे हुकूमत बड़ा हाईलाइट कर रही है। अच्छा, 50 दफा वकला से मुलाकात हो चुकी है। 23 दफा वो अपनी सियासी पार्टी के रहनुमाओं से मिल चुके हैं, और सहाफियों से 50 दफा मीडिया इंटरेक्शन कर चुके हैं, 20 फैमिली विजिट्स कर चुके हैं। तो ये भी बंद होने जा रहा है? नहीं। पाकिस्तान के किस कैदी को इतनी मुलाकातों की इजाजत है? थोड़ा सा तो फर्क करें ना मुज़म्मिल साहब। फर्क करें? एक नजर से कानून एक सबके लिए, कानून एक है, सबके लिए बराबर है। ये बात तो की थी। 7 कमरों का शेड है उनके पास, जिसमें वो वॉक करती हैं, एक्सरसाइज की मशीन है, एक स्पेशल कुक है जो उनके लिए रोज खाना बनाता है। वो खाना डॉक्टर्स चेक करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे साथ जेल में, मैं डेथ सेल में। सहाफ़ी हसन मेहदी को तो उन्होंने यही लिखा ना? नहीं, बेशक वो उस पर अगले सेगमेंट में बात कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो सबसे पॉजिटिव बात हुई कि हमें अदालत जो है वो यकसू नज़र आई कि अदालत का प्लेटफॉर्म पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अब नैब तरमीम की जहाँ तक बात है, मैं ये समझता हूँ ये केस कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, जब ये तरमीम हुई थी तब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, सब, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, सबके केसेस पेंडिंग थे और बानी पीटीआई का मौक़िफ़ था कि इन्होंने अपने केसेस माफ़ कराने के लिए ये तरामीम की हैं। ठीक है, और उमर अताब बंदयाल साहब ने इन तरामीम को ख़त्म कर दिया और सारे केस बहाल कर दिए। आज शहबाज शरीफ इन तरामीम के ख़त्म होने के बावजूद बरी हो चुके हैं। नवाज शरीफ इन तरमीम के ख़त्म होने के बावजूद बरी हो चुके हैं। एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, हर बंदा तो रिव्यू में लाना चाहते हैं ना? नहीं, ये तरमीम रहें या ना रहें, उनके तो केस ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने तरमीम की थी वो कोर्ट ने ख़त्म कर दी थी और पुराना नैब का कानून बहाल कर दिया था। वो पुराने नैब के कानून से भी बरी हो गए हैं। तो अगर आज ये तरमीम बहाल होती हैं या नहीं बहाल होती हैं, उसका पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे कोई असर नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब कोई केस खोल नहीं जाना, क्योंकि जो खोलने थे वो बंदयाल साहब खोल गए थे। तो फिर ये एफर्ट बिल्कुल मीनिंगलेस है। ये एक लीगल प्रोसीडिंग, इसीलिए उन्होंने इस केस पे ज्यादा बात ही नहीं की। अच्छा, रऊफ हसन साहब ने क्या कहा है? लग रहा है कि बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चल रही हैं और रियासत इस टाइम दबाव में, इसीलिए अहम फैसले होने जा रहे हैं। ताज़ा हवाएं तो 4-1 से आपको नजर आ गई हैं कितनी ताज़ा हवाएं हैं। 4-1 से जब लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त उड़ी है तो वो ताज़ा हवाओं के झोंके रऊफ हसन साहब तक पहुँच गए होंगे और आज उनको वो ताज़ा हवाओं के झोंके जो हैं बड़े गर्म लग रहे होंगे। आज तो वो लू का आलम दे रहे होंगे उनको। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज ये एक और बात भी की है, चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा है कि जेल में 1 विंडो ऑपरेशन है जिसको एक चलाते हैं। कौन है? पता नहीं, जेल का सुप्रीडेंट चलाता है। यहाँ तो वो उसका नाम ले लेते। देखिए, जेल का सुप्रीडेंट जेल चलाता है। ये 1 विंडो ऑपरेशन एक्सप्लेन करें जरा ऑडियंस को, ये है क्या बेसिकली? उनका ये मौक़िफ़ होगा कि मेरे हवाले से जो मुलाकात और सब कुछ है कि जी मैंने रिकॉर्ड किया जाता है उसको, वो उसके लिए। लेकिन मेरे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको ख़त्म करें। वो कैसे कर सकते हैं? एक दफ़ा जाके विजिट कर सकती है अदालत, वापस आ जाएगी, फिर लग जाएंगी। क्या करें, अदालत वहीं बैठ जाए। अच्छा, अदालत नहीं कुछ कर सकती? और कैदियों की सर्विलेंस तो होती है। मतलब जेल की बैरक्स में कैमरे लगे होते हैं, कैदी क्या गुफ्तगू करते हैं। मतलब कोई कैदी अगर जेल तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है तो ये सुप्रीडेंट को नहीं पता होना चाहिए। नहीं, तो जब कैदी जेल में मर जाते हैं एक दूसरे से लड़के, तो ये इन लोगों को क्यों नहीं पता चलता? तब ये सोए रहते हैं जेल सुपरिटेंडेंट? बहुत कम ऐसा वाक़या होता है, बहुत कम ऐसा वाक़या होता है। यूजुअली अगर जेल में लड़ाई हो तो वार्डन्स मौजूद होते हैं, वो छुड़ा देते हैं। मुझे और खान साहब तो थोड़ा डाउटफुल लगता है कि ये खुद ही तो नहीं करवाने में पेश। रोज जेल में कैदी एक दूसरे से लड़के मर रहे हैं। नहीं, रोज तो नहीं, लेकिन ये है, केसेस हैं। मतलब साल में एक हो गया, मतलब वो वंस इन अ ब्लू मून वाली बात नहीं, वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हर महीने जेल में कैदी मर रहे हैं आपस में लड़के, कि आप इसको नैरेटिव के तौर पे इस्तेमाल करें। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कभी तो कोई वाकया हो सकता है कोई कैदी लड़ पड़े हैं आपस में, क्योंकि एक बैरक में 100-100, 150-150 कैदी है और ना मुनासिब सहूलियात के साथ। सर्टेनली हमारे पास जेलें कम हैं। वो एक वजीर बने थे जेल के, उन्होंने कहा था मैं मुल्क में जेलों का जाल बिछा दूंगा, फिर लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। किन्होंने? एक वजीर बने थे जेल के। अच्छा।
भुट्टो साहब के दौर में। तो उनसे पूछा आप जेल के वजीर हैं, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं मुल्क में जेलों का जाल बिछा दूंगा। तो साहब ने उन्होंने स्कूल बनाई है, जेलों का जाल बिछा दे, क्योंकि उन्हें पता था ना कि पाकिस्तान में जरूरत पड़ने वाली आने वाली तो नई जेलों का। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अब इस केस में अगर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी, इसमें से कोई फोटो बाहर नहीं आनी, तो पीटीआई इसमें से इंटरेस्ट लूज करती जाएगी। अच्छा, हाँ, मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर उनको ये नज़र आ गया है कि आगे अगर वो बात करेंगे तो सिर्फ केस की हद तक करनी है, और केस में क्या दलाइल हैं उसका क्रॉस एग्जामिन भी होना। देखिए ना, पीटीआई ने अपने दौर में बहुत सी नैब तरमीम की हैं, लेकिन आज का मुकालमा चीफ जस्टिस साहब इमरान खान के दरमियान बड़ा पॉजिटिव रहा है। क्या पॉजिटिव रहा है? दोनों ने खुल के जो रिजर्वेशंस थी, कोई खुल के नहीं, चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपका सुना है तहम्मुल से, पिछली समाअत में तो मौका नहीं दिया ना अता बिन अल्लाह साहब के कहने के बावजूद, लेकिन इस दफा सुना है उन्होंने। नहीं देखें, उस दिन तो बारी नहीं आई। देखें, उन्होंने कहा जी मेरी 2 पिटिशंस नहीं सुनी जा रही। हाँ। चीफ जस्टिस ने कहा आपके वकील कौन है? उन्होंने कहा हामिद खान साहब। उन्होंने कहा वो मुल्क से बाहर हैं। हाँ। उन्हें तो हमने पहले ही एक केस में लंबी तारीख दी है कि वो मुल्क से बाहर हैं। तो फिर जब बानी पीटीआई को नहीं पता था उनका वकील मुल्क से बाहर चला गया, तो केस कैसे लगेगा? ये क्यों है वकील का नॉन सीरियस एटीट्यूड? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे अपना वकील बदल लेना। बानी पीटीआई या वकील को बाहर जाने ना देते या फीस देते, लेकिन ना आपका वकील मुल्क से बाहर चला गया हुआ है गर्मियों की छुट्टियां मनाने, तो आप अदालत से क्या गिला कर रहे हैं? नहीं, वो ये कहने वो अदालत से, आपको पता है वकील अदालत से छुट्टी लेके जाते हैं, बता के जाते हैं कि मेरे केसेस ना लगाए जाएं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। बाकायदा जो वकला हैं वो अपना लिख कर देते हैं कि मैं इससे इस डेट तक पाकिस्तान में नहीं हूँ, मेरे केसेस मेरी अदम मौजूदगी में ना लगाए जाएं। और आज चीफ जस्टिस ने यही कहा है कि हामिद खान साहब को एक केस में तो हमने लंबी तारीख दी है क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। तो फिर बानी पीटीआई को मैं यही कह रहा हूँ, वो पॉलिटिकल ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, लीगल ऑडियंस को एड्रेस नहीं करते। वरना उन्हें पता होता मेरा वकील छुट्टी पे चला गया है, मैं क्या गिला करूं अदालत से? ठीक है ना? और जब उनका वकील ही यहाँ मौजूद नहीं है तो अदालत से क्या गिला? अदालत से क्या गिला? अदालत से क्या गिला? ब्रेक ले लेते हैं मुजम्मिल साहब, कंटिन्यू यहीं से करेंगे और इसमें हम भी करेंगे आगे कि इमरान खान साहब ने जो ख़त का जवाब दिया है, एक लंबे सवालात और जवाबात का सिलसिला है, उसमें क्या कुछ कहा है, क्या क्या रिजर्वेशंस हैं और इलेक्शन के हवाले से उन्होंने क्या कहा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुजम्मिल साहब, वज़ीर आज़म के शिकवे पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब शिकवा भी सामने आ गया। हाँ, शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है। उन्होंने कहा जी काली भेड़ों की निशानदेही करें और उनके खिलाफ रेफरेंस लाएं जी। कानूनी तौर पे वो ठीक बात कर रहे थे। अच्छा, हाँ, मेरा मतलब है कि अगर हम कहें कि इन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ, तो ठीक बात है कि आपको अगर आप किसी को काली भेड़ समझते हैं तो वो कह रहे हैं रेफरेंस भी दायर कर दें। रेफरेंस दायर करते हैं, बात उन्होंने ठीक की है। और मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने ठीक बात की है। मौका ठीक था या नहीं ठीक था, इस पर बात ज़रूर हो सकती है, लेकिन बात ठीक की है। मैं कह सकता हूँ मौका ठीक नहीं था, लेकिन ये केस उनके सामने नहीं था या ये मौका नहीं था। तो वज़ीर आज़म सब करेंगे फिर रेफरेंस दायर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई रेफरेंस। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की सियासत, लेकिन मेरा एक और शिकवा है। देखें, एक शिकवा जवाब शिकवा हुआ, एक शिकवा मेरा भी है। क्या? मेरा भी बहुत ही मतलब बसद एहतराम। किससे शिकवा? अदालत आलिया से और जजिस से। ये देखें, आपका रवैया जो है ना वो यकसा होना चाहिए। हमारा जो निज़ाम इंसाफ है ना वो यकसा निज़ाम इंसाफ पर कायम है कि आपका रवैया बराबर होना चाहिए। हर चीफ जस्टिस हर के दौर में, मतलब अगर अतर मनीला साहब को और जज साहबान को प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क्स बुरे लगे हैं, तो फिर जो काजी फायज ईसा और जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ पीटीआई के ट्विटर हैंडल से जो कुछ ट्वीट होता है वो भी बुरा लगना चाहिए। उन्हें फिर आज पीटीआई के वकला को और बानी पीटीआई को भी कहना चाहिए था कि आप ये क्या करते हैं, आपकी सियासी जमात क्या करती है। देखें, दोनों तरफ करना चाहिए शिकवा। बिल्कुल करना चाहिए। ये तो नहीं है कि आपको वजीर आजम के रिमार्क्स बुरे लगे, आपने अटॉर्नी जनरल को कह दिया, लेकिन आपको बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से जो कुछ होता रहा है, जजिस के बारे में हो रहा है, 2 चीफ जस्टिस के बारे में, काजी फायज ईसा साहब के बारे में और आमिर फारूक साहब के बारे में, उस पर आप कुछ बात ना करें। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा इससे देखें, अदलिया में तकसीम का नहीं, तकसीम की बात नहीं है। ये पाकिस्तान की जजिस को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब वो पॉलिटिकल ऑडियंस से एड्रेस करते हैं तो फिर उनका रवैया यकसा नज़र आना चाहिए। अगर ऐसे देखें ना, आज सब बात कर रहे हैं कि जी
वो करते हैं, तो उन्हें तो कभी किसी जज ने नहीं कहा कि आपने क्या ट्वीट कर दिया हमारे चीफ जस्टिस के बारे में। तो चीफ जस्टिस अब बड़ा शहबाज शरीफ की बात पे फौरन रिएक्शन आ गया है, तो उनकी बात पे कभी रिएक्शन नहीं आया। पीटीआई वाले भी कहते हैं मरियम नवाज साहिबा कुछ भी कह देती हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा कुछ भी कह देती हैं, तब अदालत को बिल्कुल इश्तिहाल नहीं आता। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ रवैया यकसा होना चाहिए। रऊफ हसन साहब भी कहें तो यकसा होना चाहिए, और बाकी शुएब शाहीन साहब के लिए भी यकसा होना चाहिए, फैसल वाडा साहब के लिए भी यकसा होना चाहिए। हम मुझे उनके मैंने कहा शिकवा उनका करना बनता था, वो वज़ीर आज़म को नोटिस भी जारी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। उन्होंने मैसेज भेज दिया ना जस्टिस सतविन अल्लाह ने कि बता दें वज़ीर आज़म को बता दें, नोटिस भी जारी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यकसा निज़ाम इंसाफ के तहत। लेकिन किसकी तरफ इशारा था वज़ीर आज़म साहब? ये तो अंदर की खबर थोड़ी सी मुज़म्मिल साहब थोड़ा ठीक है, उन्होंने पूरी बात सुनने, उन्होंने कहा कि मीटिंगें होती हैं बानी पीटीआई को जमानतें देने के लिए, फिर मैं ज़्यादा कंटेम्प्ट में फंस जाऊंगा। अगर आप चाहती हैं कि हमारा शो बंद हो जाए तो मैं गुफ्तगू आगे चल नहीं पुराने जजेस भी हैं। नहीं, पुराने जजेस ने जमानत देनी है। नहीं मतलब आप मेरी बात नहीं, जब शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी पीटीआई को जमानत देने के लिए मीटिंग होती है। अच्छा, ये हो सकता है कि वो ये कह रहे हों कि जो पुराने चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, उमर ताबंदा, जो प्रो पीटीआई चीफ जस्टिस समझे गुलजार साहब, वो मीटिंगें करते हैं कि कैसे जमानतें दिलानी है। ये आपका ख्याल है? नहीं, आपका ख्याल है शहबाज शरीफ साहब उधर रेफर कर रहे थे? अटॉर्नी जनरल ने उधर रेफर करने की कोशिश की है। जी, अटॉर्नी जनरल ने उधर रेफर करने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ उधर नहीं रेफर कर रहे थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने ट्विस्ट दे दिया। अब हम जरा वो बानी पीटीआई ने जो शिकवा जवाब शिकवा उनका भी है ना, एक क्वेश्चनर गया उनके पास हसन मेहदी का, और उसके बाद मेहदी हसन साहब, और मतलब ये एक जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने जो सवालात भेजे उसकी एक तवील लिस्ट है, और उन सवालात के जवाबात जो थे वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। एक तो वो जवाब पढ़ने के लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे, फ्री नहीं है। ठीक है ना, हर एक के पास ऑब्वियस उसकी एक्सेस नहीं है, और जिन लोगों ने पैसे खर्च के फिर उसके स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, तो बहुत सारे लोगों तक आसान लफ्जों में हमारी ऑडियंस के लिए समझा देना कि सबसे मुश्किल सवाल क्या था, पढ़ना है तो आपको उस वेबसाइट पे करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान से तो पे करना आसान भी नहीं है वेबसाइट्स में, तो फिर ज़्यादा बाहर ही पड़ा जा रहा होगा, लेकिन लोगों ने ना पे करके स्क्रीनशॉट्स लिए और फिर शेयर किए। अच्छा, एक तो ये है कि सवाल एक ये था कि आपको जेल में किस तरह से रखा गया, उसका जवाब कह रहे मुझे डेथ सेल में रखा गया, जहाँ टेररिस्ट को रखा जाता है। 7 कमरों में टेररिस्ट को वो तो अब आया ना? नहीं, पहले शुरू पहले दिन से। मेरी बात सुनिए, मुझे तो नहीं याद कि पाकिस्तान की किसी जेल में किसी दहशतगर्द को 7 कमरों में रखा गया हो, एक्सरसाइज की मशीन डेथ सेल था। सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप थी, अलीमा खान साहिबा ने इसकी तरफ इशारा किया था, पीटीआई वकला ने इस चीज को क्लेम किया था। अब एक 7 कमरों को तोड़ के एक बहुत बड़ा कॉरिडोर सा बना दिया बाद में। पहले मतलब जब वो पहुंचे अटक से वहाँ, तो जज साहब ने अगले दिन जाके सब तोड़ा के तो उनको बिल्कुल कंफर्टेबल कर दिया। तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान की किस जेल में 7 कमरों का डेथ सेल है, जिसको वो डेथ सेल कहते हैं, और जिसमें एक्सरसाइज मशीन भी मौजूद होती है, जिसमें कुक भी होता है। अभी भी बुनियादी सहूलतें नहीं है। आज भी समात में कहा है, नैब तरामीम केस में आज भी रिक्वेस्ट की है। अच्छा, नहीं, मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो बानी पीटीआई ने कहा है कि जब से वो इक़्तिदार से निकले, और साजिश किसने की उनके खिलाफ। अब देखिए ना, पहले तो शुरू हुआ था मामला कि साजिश अमेरिका ने की, अमेरिका इज इन्वॉल्व, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और बाहर से आई है, और डोनाल्ड लू ने की है। अब नहीं, अब इस इंटरव्यू में उन्होंने डोनाल्ड लू का और अमेरिका का जिक्र नहीं किया। He is taking back his words, और लग रहा है कि कुछ चल रहा है। अब उन्होंने कहा, अब वो कहते हैं जनरल बाजवा ने की। अब बाजवा साहब भी सोचते होंगे डाल दो मुझ पे सब कुछ, सारे ही डाल रहे हैं। और वो कहते हैं कि उनके जितने आलमी ताल्लुकात खराब किए हैं, मतलब अगर अमेरिका से ताल्लुकात खराब किए हैं वो भी जनरल बाजवा ने खराब किए हैं, अरबों से भी जनरल बाजवा ने खराब किए हैं, हर जगह उनके ताल्लुकात जो हैं वो जनरल बाजवा ने खराब किए हैं। तो ओनस सारा उन्होंने जनरल बाजवा पे डाल दिया है इस इंटरव्यू में। अमेरिका से भी शिफ्ट किया है, अमेरिका का कोई जिक्र ही नहीं किया। तो मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा जो इसमें एंगल सब लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अब शायद वो अमेरिका को उस तरह जिम्मेदार नहीं ठहराते। बाइडेन गवर्नमेंट के हवाले से भी क्वेश्चन किया है मेहदी हसन ने कि आपको लगता है ये इन्वॉल्व थी? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ढके छुपे लफ्जों में बहुत कुछ कह दिया। क्या कहा आप? जाहिर है अभी वो अमेरिका प्रो स्टैंस क्यों पीटीआई का बनता जा रहा है? क्या पक क्या रहा है? खिचड़ी क्या पक रही है?
बरतानवी हाई कमिश्नर, हमने तो सुना था अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। बरतानवी हाई और ये कमिश्नर गवर्नमेंट अमेरिकी एजेंट थी, अब तो वो खुद अमेरिका के हक में हो गए हैं, तो हम क्या करें। चीफ जस्टिस साहब बरतानवी हाई कमिश्नर को भी जवाब भेज रहे हैं जब वो भी ये कह रही हैं आसमा, मैं समझता हूँ सफारती अदाब की खिलाफ वर्जी थी कि ठीक से इंतखाबात नहीं हुए, किसी सफीर सोशल मीडिया वाज बैन। नहीं, किसी सफीर को पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कमेंट करने का हक नहीं है। लेकिन एक इंटरनेशनल प्रेशर तो डेवलप हो रहा है ना। नहीं, ये सफारती अदाब की खिलाफ वर्जी है, हमें इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। जैसे साहब भी कह रहे हैं जो बरतानिया ने किया वो करेगा। इस पे मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि हुकूमत को डिमार्च करना चाहिए था, एहतजाज करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने ये इंतज़ार करके कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो उन्होंने किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सफारती अदाब की खिलाफ वर्जी है। हाँ, जो यहाँ सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर, अंदरूनी मामलात पर कमेंट नहीं कर सकते, वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते, वो अपने मुल्क की सफारतकारी करने के लिए यहाँ मौजूद है, हमारी सियासत में हिस्सा लेने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन इंतखाबात जैसे हुए, जिस तरह से वहाँ उन्होंने खुद विटनेस किया पाकिस्तान में, वो इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया। सर मीडिया का काम, कंट्रोल कर सके, इंटरनेशनल मीडिया का काम है। और अगर कोई बरतानवी गवर्नमेंट को उस पर कमेंट करना चाहती है वो कर सकती है, सफीर का काम नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया को चुप करा सकते हैं, बाहर किसी को नहीं करा सकते। यहाँ भी नहीं चुप करा सकते। आप रोज बोल कर रही हैं, आप इतनी बातें करती हैं रोज, आपको आज तक किसी ने फोन करके कहा है ना आप बात करें? आप खुल के बात करती हैं, आपको किसी ने रोका है? आ जाएगी कॉल। नहीं, कोई कॉल आज तक आई आपको? अच्छा, एक और सवाल, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स, ये भी पूछा गया खान साहब। उन्होंने कहा एक कि बाजवा पे ट्रस्ट करना। अच्छा देखिए, उनको वो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, ये भी तो उन्होंने कहा। खान साहब ने कहा नहीं, खान साहब ने कहा कि मैं उनको ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार। तो आप कह रहे ना गलती थी। वो ये कह रहे थे ना, अब बाद में मान तो गए जनरल बाजवा को जो गलती थी। वो खुद कहती हैं कि जो मेरी ऐवान सदर में मुलाकात हुई, आरिफ अलवी साहब ने कराई, उसमें उन्होंने उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर दी। रियली तो जब जिसको वो ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते थे, आज उस पर रिग्रेट किस बात का कि उसने आपसे ताहयात एक्सटेंशन नहीं ली? ये रिग्रेट है। मुश्किलात तो बढ़ रही हैं, फिर इसका मतलब बाजवा साहब की नहीं, बाजवा साहब अपनी रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं। अच्छा, वो एंजॉय कर रहे होंगे इसको। ठीक हो गया, ठीक। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे ऐवान को, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।